किसी ने क्या खूब कहा है, वे लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई ना हो। आज सारा दिन उदास गुजर गया, अभी रात की सज़ा बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ एक नई रचना के साथ जिसका शीर्षक है बेड़ियाँ। तो आइए शुरू करते हैं समाज की गली सड़ी मानसिकता पर कटाक्ष करती हमारी आज की कहानी बेड़ियाँ। कंचन के घर में खुशियों का मेला लगा हुआ था। खिलखिलाने और गीतों के मधुर स्वरों ने वातावरण में अति आकर्षित रंग भर दिए थे। टेलों की रस्में पूरी जवानी पर थी। 2 दिन पश्चात कंचन परिणय सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाली थी। सखियां कंचन से अटकेलियां कर रही थी। एक सखी ने कंचन के कान में कुछ फुसफुसाया तो कंचन ने उसे जोर से चिकोटी काटी और मन ही मन मुस्कुरा दी। कंचन बहुत सुंदर थी और इस समय तो उसके चेहरे पर निखार अलग से ही दिखाई दे रहा था। चेहरे की लालिमा सब और बिखरी हुई थी, परंतु आंखों के किसी गहरे कोने में उदासी भी घर बनाए हुए बैठी थी। कंचन की चाची, जिसे वो छोटी माँ कहकर पुकारती थी, उसने कंचन को सगी माँ से अधिक स्नेह व दुलार दिया था। वो घर के किसी अंधेरे कोने में गुमसुम बैठी थी। माँ से ज़्यादा वो छोटी माँ के साथ रहती। छोटी माँ सबसे ज़्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी थी। वे बेशक सबसे छोटी थी, परंतु फिर भी वे सब कार्यों में सबसे आगे रहती, चाहे वो घर का हो या बाहर का। घर के सभी बच्चों को वो इकट्ठा पढ़ाती और उनके हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन तो सबको उंगलियां चाटने पर आमादा कर देता। परंतु छोटे चाचा के अकस्मात देहांत के पश्चात परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली कि सबके नाज नखरे उठाने वाली छोटी माँ सबकी आंख की किरकिरी बन गई। उन्हें सभी शुभ कार्यों के लिए अशुभ करार दे दिया गया। छोटी माँ ने अपने अस्तित्व को बचाने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कई बार घर वालों को समझाने का प्रयत्न किया। एक औरत का विवाहोपरांत वजूद क्या केवल उसके पति से होता है? पुरुष के चले जाने के बाद क्या वो इंसान ही रहती या उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं? अगर पति का देहांत असमय हो गया है तो इसमें उसका क्या दोष है? परंतु रूढ़िवादी समाज की जंग खा चुकी बेड़ियों को वो तोड़ ना सकी। उनकी कोई औलाद भी ना थी जो इस कठिन समय में उनके साथ डटकर खड़ी रहती। जैसे जैसे वर्षों से चली आ रही कुप्रथाओं के आगे उन्होंने घुटने टेकने आरंभ किए, वैसे वैसे अमानवीय व्यवहार ने उनको जानवरों से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। पहनावे में तो क्या, खाने पीने की वस्तुएं भी बदल गई। कंचन ने माँ से बहुत बार कहा, परंतु माँ उसकी एक भी ना चलने देती। ऊपर से दादी माँ ने तो छोटी माँ को डायन तक कह दिया, जो उनके पुत्र को खा गई। कंचन ने छोटी माँ को भी समझाने की असफल कोशिश की। वो कभी छोटी माँ को मायके जाने की सलाह देती तो कभी खुद के लिए जीवन साथी ढूंढने की, ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। परंतु छोटी माँ यही कहती, लड़की जिस घर में डोली में दुल्हन बनकर आती है उस घर से उसकी अर्थी ही उठती है, और दूसरी शादी, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। कंचन सोचती कि समाज ने सचमुच स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित किए हैं। जब किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो ये बात कोई नहीं कहता कि इस आदमी ने अपनी औरत को खा लिया। फिर स्त्री के लिए ही क्यों ऐसी ओछी बातें की जाती हैं? अगर पत्नी का देहांत कम आयु में हो जाता है तो पूरी बिरादरी उस विदुर की पुनः शादी में जुट जाती है, तो फिर स्त्री जाति के लिए ही सारी रुकावटें क्यों हैं? कंचन के बार बार प्रश्न उठाने पर दादी माँ ने कहा कि विधवा को सादा भोजन और पहनावा ही रखना चाहिए ताकि उसका मन कहीं भी ना भटके। 1 वर्ष में ही सबसे सुंदर दिखने वाली छोटी माँ बहुत बूढ़ी दिखने लगी थी। स्वस्थ और सुंदर शरीर एक दुबले पतले कृशकाय देह में
तब्दील हो गया था। उनकी चेहरे की खिलखिलाती मुस्कान और यौवन कहीं गुम हो गया था। छोटी माँ आज भी अपनी कारावार से बाहर नहीं आई थी ताकि उनका साया, जिसे अब मनहूस कहा जाता था, शुभ कार्यों पर ना पड़े। कंचन की मनोस्थिति बहुत खिन्न थी। चुप रहना उसके लिए नामुमकिन था। एकाएक वो अपने स्थान से उठी और सीधे छोटी माँ के कमरे में गई। छोटी माँ का हाथ पकड़ वो उन्हें बाहर ले आई। छोटी माँ के विरोध को उसने निरस्त कर दिया। बाहर पहुँचते ही तरह तरह की बातों के स्वर दोनों के कानों में गूंजने लगे। छोटी माँ कुछ भी ना बोली। वो अपने हालातों से समझौता कर चुकी थी, परंतु कंचन उसके अंदर तो सैलाब कुचाले मार रहा था। उसने अपनी बात दृढ़ता से सबके सामने रखी। कल तक जो छोटी माँ सबके लिए आदर्श थी, सब उनके गुणों की मिसाल देते थे और अपनी बेटियों को उनके जैसा बनने की हिदायत देते थे, और आज चाचा जी के चले जाने के बाद क्या वे बदल गई हैं? क्या उनकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है? अपने तो वही होते हैं जो सुख दुख में साथ दें, पर हम तो अपने होकर भी इनके जख्मों को कुरेद रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब मेरी बात समझने का प्रयास करें। इस समय यहाँ औरतें ही हैं, तो क्या आप एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझेंगी? और वैसे भी हादसा तो किसी के साथ भी घटित हो सकता है। जब पत्नी की मौत के बाद आदमी के साथ दुर्व्यवहार नहीं बल्कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है, तो औरत के साथ विधवा होने पर क्यों नहीं? कंचन के अंदर का ज्वालामुखी फट जाता है और वो छोटी माँ के गले लगकर सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। इतने में दादी माँ उनके पास आती हैं और निनिमेष भाव से दोनों की ओर देखते हुए कहती हैं, मेरी पोती कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, मुझे आज पता चला। कंचन बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी बहू के दर्द को तो समझने का प्रयास ही नहीं किया कि वो भी विधवा होकर कितनी परेशानियों से जूझ रही है। मुझे तो बेटे के गम ने इतना स्वार्थी बना दिया कि मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई कि बेटे के स्वर्गवास की जितनी पीड़ा मुझे है, उससे अधिक तो इसे पति के गुजरने की है। मुझे माफ़ कर दो बेटी, आज से तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस कुप्रथा की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कंचन की तरह तुम्हें भी डोली में बिठाकर इस घर से विदा करूँगी। कंचन हर्षातिरेक उछल पड़ती है। दादी माँ दोनों को अपने आगोश में भर लेती हैं। थोड़ी ही देर में छोटी माँ सुंदर कपड़े पहनकर कंचन के शगुन की तैयारियों में जुट जाती हैं और मंगल गीत पूरे घर में गुंजायमान हो जाते हैं। साथियों, वास्तव में हमारी इस रचना को कहानी न मानकर हमारे समाज का आईना कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा के प्रचार और प्रसार और जागरूकता के चलते हमारे शहरी परिवारों में तो फिर भी सुधार देखा जा रहा है, परंतु ग्रामीण आंचल में तो आज भी दकियानूसी और संकीर्ण मानसिकता के चलते समाज की रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर ना जाने कितनी बेवा स्त्रियां बेबसी और लाचारी का जीवन जीने को मजबूर हैं। और यदि कोई इन बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास भी करता है तो उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार तक कर दिया जाता है। दोस्तों, इस विषय पर अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें। मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी एक नई रचना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।